हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एलसीएस क्लासेस। तो आज बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 2 दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट। बच्चों यूनिट्स एंड मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। अगर आप किसी कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको नीट का एग्जाम देना है या फिर आपको जेईई मेंस का एग्जाम देना है, तो ये चैप्टर आपके लिए है। इस चैप्टर में बच्चों आगे चल के हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक डायमेंशन एनालिसिस, एक एरर एनालिसिस। और दोनों ही टॉपिक्स में से हर दूसरे तीसरे साल में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज अपना चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बच्चों पहले चैप्टर में हमने फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ ली थी और हमने देखा था फिजिक्स में हम नेचर के लॉस को स्टडी करते हैं और फिनोमिनास को स्टडी करते हैं कि नेचर में जो चीजें घटित हो रही हैं वो कैसे काम कर रही है ना, कैसे नेचर वर्क करता है। ठीक है, अब देखो जो नेचर के लॉज होते हैं इनको स्टडी करने के लिए हमें कुछ क्वांटिटीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर हम नेचर के किसी नियम को समझना चाहते हैं तो उसको मेजर करने के लिए, कुछ ऑब्जर्व करने के लिए नेचर में हमें क्या चाहिए, कुछ हम क्वांटिटीज की हमें आवश्यकता होती है जिसकी फॉर्म में हम उस लॉ को, जिस लॉ को हम मेजर कर रहे हैं उस लॉ को लिख सकें, है उसको थ्योरेटिकल रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, उन क्वांटिटीज को बच्चों हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी हमने इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि कोई ऐसी क्वांटिटी, एक तो नेचर में जिसको हम माप सकें और जिसको लॉस की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी। मैं डेफिनेशन लिखता हूं मैं, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान से देखेंगे, ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, जो मापी जा सके, एंड एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ लॉज, और उससे क्या कर सके, हम उसको नियम के रूप में लिख सके, इन फॉर्म ऑफ लॉज, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो एक ऐसी क्वांटिटी जिसको माप सकें और जिसको लॉस के रूप में, नेचर के लॉस के रूप में रिप्रेजेंट कर सकें, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, जैसे मास हो गया, हम अलग अलग वस्तुओं का मास मेजर कर सकते हैं, तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरीके से लेंथ हो गई, टाइम हो गया, फोर्स हो गया। ठीक है, अच्छा, और कौन सी क्वांटिटी होती है जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते? तो बच्चों ऐसी भी हमने क्वांटिटी डिफाइन कर रखी है। जैसे मैं बोलूं हैप्पीनेस, ठीक है, खुशी, तो आप खुशी को माप नहीं सकते, आप खुशी को यूनिट नहीं दे सकते कि आज मेरा दोस्त मुझसे मिलने आया था, वो 60 यूनिट खुश था या वो 70 यूनिट खुश था, ऐसे हमारा दुख हो गया। तो जो हमारे जनरल एक्सप्रेशन होते हैं ये क्वांटिटी नॉन फिजिकल क्वांटिटी, हम इसको माप नहीं सकते। ठीक है, और फिजिक्स में जिसको मेजर नहीं कर सके उसका कोई काम नहीं होता। ठीक है, फिजिक्स में हमने उन्हीं क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटी कहा है। फिजिकल क्वांटिटीज इस तरीके से डिफाइन की गई हैं कि आप उनको माप सकते हैं, वो नेचर को समझने में आपकी मदद करती है। नेचर के जो लॉज होते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज की फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। इसका अगर मैं एग्जांपल लिखूं, ध्यान से देखेंगे, इसका एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, फोर्स, बल। ठीक है, क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। या फिर लेंथ, किसी चीज की लंबाई हो गई, मास हो गया। बच्चों बहुत सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, पूरे 11th और 12th क्लास में हम क्या फिजिकल क्वांटिटीज तो स्टडी करते जाएंगे हर चैप्टर में। ठीक, और लिख सकते हैं प्रेशर, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, टेम्परेचर एक्सेट्रा, ईटीसी। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लेते हैं मैंने किसी फिजिकल क्वांटिटी को Q से रिप्रेजेंट किया, तो Q इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, Q इक्वल टू N इंटू यू। ठीक है बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक क्या होती है, उसमें एक यूनिट होती है। जैसे मैंने लिखा मास, किसी ऑब्जेक्ट का मास है और वो मास कितना है, मैंने लिख दिया इसको 12 किलोग्राम। 12 किलोग्राम किसी ऑब्जेक्ट का मास है। ठीक है, तो यहां पे जो 12 आ गया, ये क्या होगा, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और किलोग्राम क्या होगी, इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, और देखते हैं, अभी देखो यूनिट भी हमने बहुत सारी डिफाइन कर रखी है।
ठीक है, तो 12 किलोग्राम को अगर मैं ग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करती हूँ तो मैं इसी क्वांटिटी को क्या लिख सकता हूँ, किलोग्राम को ग्राम में आप चेंज कर सकते हो, मल्टीप्लाई किससे कर दो, 1000 से कर दो, तो ये हो गया 12,000 ग्राम। ठीक है, इसमें ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और ये यूनिट हो गई। तो आप देख सकते हो सेम फिजिकल क्वांटिटी को, सेम ऑब्जेक्ट की हम अलग अलग यूनिट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू n1 मानू यूनिट, u1 मानू, इसको n2 मानू, u2 मानू, तो देखो ये क्वांटिटी तो इक्वल ही है। अगर मैं मास को रिप्रेजेंट करता हूं तो चाहे तो मैं इसको 12 किलोग्राम लिखूं या मैं इसको 12,000 ग्राम लिखूं, तो क्वांटिटी चेंज नहीं होती। मतलब अगर आप यूनिट को चेंज करते हो, अगर आप यूनिट को चेंज करते हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू अपने आप ही चेंज हो जाती है। ठीक है, यूनिट को चेंज करोगे तो सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन क्वांटिटी सेम ही रहेगी। तो ये भी 12 किलोग्राम ही है और ये भी 12,000 ग्राम, मतलब 12 किलोग्राम ही है। ठीक है, तो ये क्या थी, न्यूमेरिकल वैल्यू n1 u1 इक्वल टू n2 u2। इसी तरीके से कोई तीसरी यूनिट भी आप यूज कर सकते हो, मिलीग्राम यूज कर सकते हो, है ना, 10 टू द पावर 3 से इसकी और मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम कितनी भी यूनिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूनिट चेंज होने से न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है पर क्वांटिटी सेम ही रहती है। आई बात समझ में? तो ये सारा n1 u1 n2 u2 n3 u3 ये सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट सेम रहेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट ऑलवेज कांस्टेंट, या मैं यहां से लिख सकता हूं न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट इसके डिवाइड हो जाएगा कांस्टेंट अपॉन समथिंग, ये क्या, ऊपर वाला तो कांस्टेंट और अपॉन में यू हो गई। तो देखो यहां से हम लिख सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, इसको बोलते हैं बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर यूनिट की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू डिपेंड किस पर कर रही है, यूनिट पे डिपेंड कर रही है। और किस तरीके से डिपेंड करिए, तो ये इधर डिवाइड में पहुंच जाएगा, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। अगर यूनिट की वैल्यू ज्यादा होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, जैसा आपने देखा जो किलोग्राम है, किलोग्राम बड़ी यूनिट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसके साथ कम है। ग्राम क्या हो गया, छोटी यूनिट होगी, तो यूनिट अगर छोटी हो जाएगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो वैल्यू कितनी अधिक होगी इसके साथ, ये 12 था, ये 12,000 होगा। अगर ग्राम से और छोटी यूनिट आप लोगे, जैसे मैं यहाँ पर अगर मिलीग्राम लिखूं तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी बन जाएगी, मिलीग्राम में इसको चेंज करोगे ग्राम को तो आपको 1000 से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 12 इंटू 10 टू द पावर 6 मिलीग्राम। मतलब यूनिट जितनी छोटी होती चली जाएगी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही अधिक होती चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल मैंने ऊपर लिख ही दिए हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं, जल्दी इसको नोट करिए। आगे पढ़ते हैं बच्चों यूनिट की डेफिनेशन। यस, देखते बच्चों यूनिट क्या होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, हमको एक स्टैंडर्ड मानना पड़ता है जिसके रेफरेंस में हम इसको मेजर करने वाले हैं। ध्यान से देखेंगे, मान लेते हैं मुझे इस बोर्ड की लेंथ मेजर करनी है। ठीक है, मुझे इस बोर्ड की यहां से यहां तक लेंथ मेजर करनी है, तो इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए पहले मुझे एक स्टैंडर्ड डिफाइन करना पड़ेगा। मान लेता हूं ये जो मार्कर है ये मेरा स्टैंडर्ड है, इसको मैंने अपनी यूनिट मान लिया, इसको मैंने अपना स्टैंडर्ड मान लिया। ठीक है, तो मैंने देखा 1 2 3 4 और लगभग 5। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि भाई बोल्ट की जो लंबाई है, मेरे बोल्ट की लंबाई है वो 5 मार्कर के बराबर है। ठीक है, 5 मार्कर, तो यहां मार्कर क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो लेंथ ऑफ बोल्ट अगर मैं लिखूं, इसकी लेंथ लिखूं तो क्या हो जाएगा 5 मार्कर, तो यह 5 मार्कर के बराबर है, तो यहां यूनिट क्या बन गई, मार्कर बन गई। अब किसी दूसरे के पास अगर इससे बड़ा बोल्ट होगा, ठीक है, तो मैं उससे क्या कहूंगा, वो पता करना चाहता है कि भाई क्या तुम्हारा बोल्ट बड़ा है या उसका बोल्ट बड़ा है, तो वो क्या ले जाएगा, इस मार्कर को ले, मैं कहूंगा भाई मार्कर को ले जा और नाप के देख। उसने देखा, उसकी क्या बन गई, 6 मार्कर बन गई। ठीक है, तो उसका जो बोल्ट की लेंथ है वो कितनी आई, 6 मार्कर है, तो उसके बोल्ट की लेंथ इससे ज्यादा हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से नेचर में अलग अलग जगह पर डिफरेंट क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमने स्टैंडर्ड डिफाइन कर रखे हैं कि भैया इसके रेस्पेक्ट में ही मेजर करोगे। अगर तीसरे बंदे को कोई चीज मापनी होगी तो ये मार्कर मैं उसे दे दूंगा, तो ये मार्कर क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड कहलाएगा। कि हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा है कि लेंथ को हमेशा मार्कर के रूप में नापा जाएगा और हमें पता चल जाएगा किसी चीज की लेंथ कितनी ज्यादा है
ठीक है, 10 मार्कर है, 20 मार्कर है, कितने मार्कर है। तो इस तरीके से बच्चों किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड डिफाइन करना पड़ता है। आई बात समझ में? और वो स्टैंडर्ड क्या बन जाता है? यूनिट बन जाता है। ठीक है, तो लिखते हैं यूनिट की डेफिनेशन, देखेंगे ध्यान से, लिखेंगे इसको लिखो, द स्टैंडर्ड रेफरेंस the standard reference in which physical quantity can be measured is called unit, ठीक है। तो द स्टैंडर्ड रेफरेंस, कोई एक स्टैंडर्ड हम फिक्स करते हैं, इन विच, जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकें, ठीक है, जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकें। मुझे लेंथ को मेजर करना है, मुझे मास को मेजर करना है, तो उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड डिफाइन करेंगे और उस स्टैंडर्ड को ही हम क्या बोलेंगे? यूनिट बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल लिख सकता हूं, अगर मान लो मुझे कोई मास दिया गया है, तो मैं इस मास को किलोग्राम में अगर लिखूं, ठीक है, तो मास कितना हो जाएगा? m इक्वल टू मास इक्वल टू, मान लो किसी ऑब्जेक्ट का मास है 10 किलोग्राम, ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या हो गया? ये किलोग्राम हो गया, ये क्या होगी? हमारी यूनिट होगी। इसी तरीके से अगर हम किसी लेंथ को नाप रहे हैं, तो अगर कोई लेंथ हमें दी हुई है इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने जो स्टैंडर्ड यूनिट रख रखी है, जो हमारा स्टैंडर्ड है वो क्या है? यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो इस केस में यूनिट क्या बन गई? सेंटीमीटर बन गई। आई बात समझ में? तो किसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो आप स्टैंडर्ड डिफाइन करते हो, जिसमें क्वांटिटी मापी जाती है, वो कहलाती है बच्चों यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी मेजरमेंट की, मेजरमेंट, और ये हमारे चैप्टर का भी नाम है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तुम्हें पता होना चाहिए यूनिट क्या होती है, मेजरमेंट क्या होता है। ठीक है, देखते हैं बच्चों डेफिनेशन मेजरमेंट की। देखो, मेजरमेंट होता है द कंपैरिजन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, द कंपैरिजन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी with respect to a standard unit। ठीक है, तो अगर हम किसी स्टैंडर्ड यूनिट से, है ना, किसी ऑब्जेक्ट की कोई फिजिकल क्वांटिटी कंपेयर करते हैं, जैसे मुझे इसकी लेंथ को मापना है, तो मैंने एक स्टैंडर्ड यूनिट क्या ले ली? सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में मैंने इसको माप दिया, इसका कंपेयर कर दिया कि भाई ये 1 सेंटीमीटर के कितने गुना है। तो अगर मैंने सेंटीमीटर को एक यूनिट माना है, तो मैंने देखा कि भाई ये लगभग 6-7 सेंटीमीटर है, तो मैं क्या कहूंगा? अगर ये 6 सेंटीमीटर है कि भाई ये जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसका 6 गुना है, तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया। तो जो हम ये मापते हैं, जो कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी फिजिकल क्वांटिटी का हम किसी स्टैंडर्ड के रेस्पेक्ट में जो कंपैरिजन करते हैं, ये प्रोसेस मेजरमेंट कहलाती है। और जिसके रेस्पेक्ट में कंपैरिजन करते हैं वो कहलाता है स्टैंडर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। तो ये बनती है बच्चों डेफिनेशन यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। आई बात समझ में? चलिए, इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यस, देखते बच्चों, हमने फिजिकल क्वांटिटी को किस तरीके से 2 डिफरेंट कैटेगरी में बांट रखा है। ठीक है, तो लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी की 2 कैटेगरी, दैट इज फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। बच्चों अब देखो, फिजिकल क्वांटिटीज इतनी अधिक हैं कि आप उनको कहां तक पढ़ोगे? अगर आप हर फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी करके और उसकी यूनिट, है ना, फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट भी अलग से पढ़ने लगे, ठीक है, तो आपकी फिजिक्स की स्टडी कितनी ज्यादा हार्ड हो जाएगी। ठीक है, तो हमने कुछ बेसिक क्वांटिटीज बना रखी हैं। ठीक है, हमने कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज बना रखी हैं कि भैया ये बेसिक, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, बाकी सभी क्वांटिटीज को हम इन बेसिक क्वांटिटीज से ड्राइव कर सकते हैं, बना सकते हैं। मतलब बाकी क्वांटिटीज को इन बेसिक क्वांटिटीज के बेसिस पर डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो हमने कुछ बेसिक क्वांटिटीज बना रखी हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है,
रेफरेंस लिखेंगे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी की। एक क्वांटिटी which is independent to any other quantity, a quantity which is independent to any other quantity and cannot be represented in terms of other quantities। ठीक है, तो बच्चों फंडामेंट है ना, इनको क्या बोलते हैं हम, इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। ध्यान से देखेंगे, एक क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट टू एनी अदर क्वांटिटी, तो एक ऐसी क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती या जिसको हम दूसरी क्वांटिटी की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको बच्चों हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। और अभी हमने जो एसआई सिस्टम एक्सेप्ट कर रखा है, तो एसआई सिस्टम के अनुसार जो कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनमें से कुछ मैं लिख रहा हूं, वैसे तो साथ ही डिफाइन है, ठीक है, इसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी जो हमारा सिस्टम है यूनिट्स का, उसके बेसिस पर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उसमें मास आता है कि मास को हम किसी और क्वांटिटी के रूप में नहीं लिख सकते, बेसिक है, सबसे पहले बनाई गई है। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, मास हो गया, टाइम हो गया, लेंथ हो गई, ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है ना। और आगे पढ़ेंगे, अभी एक्सेट्रा लिख रहा हूं मैं। तो जैसे मास हो गया, टाइम हो गया, इनको आप एक दूसरे में नहीं लिख सकते। मास और टाइम ये सब क्या है, अलग अलग इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं और इनको हमने बेसिक क्वांटिटी मान लिया है। ठीक है, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भैया दुकान पे जाके क्या नहीं बोल सकते आप, इनकी यूनिट्स को आपस में एक दूसरे में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आप मास को नहीं बोल सकते कि मुझे 10 मीटर चीनी दे दो, है ना, तो मीटर का, ठीक है, और चीनी में क्या करते हैं, मास लेते हैं ना, जो किलोग्राम में होता है, तो मीटर का किलोग्राम का कोई संबंध नहीं है, एक दूसरे पर डिपेंड ही नहीं करती, ये क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज, इसके बाद लिखते हैं बच्चों ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अच्छा, जो इनकी यूनिट होंगी, इनकी यूनिट भी क्या कहलाएंगे, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, हमें आगे पढ़ना है टॉपिक फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम, द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल, ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड derived unit, are called fundamental units। ठीक है, तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है उनकी जो यूनिट डिफाइन है उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट। एग्जांपल के लिए अगर मैं लिखूं तो मास की है किलोग्राम हो गई, ठीक है, टाइम की क्या हो गई, सेकंड, पूरा लिख दो चाहे तो, लेंथ की क्या हो गई, मीटर हो गई, एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक है, देखेंगे, दोज क्वांटिटीज, आ रहा है ना समझ में, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी ड्राइव्ड, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल quantities, those quantities which can be derived from fundamental quantities are called derived quantities। ठीक है, या इसको आप इस तरीके से लिख लो, क्या कि the quantity which can be derived from fundamental quantities is called derived quantity। ना, derived quantity की डेफिनेशन लिख रहे हैं, the quantity which can be derived from fundamental quantities is called derived quantity। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी जिसको हम किसी फंडामेंटल, इसको भी सिमिलर फॉर्म में कर लो, जिसको हम किसी फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव करें उसको क्या बोलेंगे, ड्राइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे एग्जांपल लिखता हूं मैं, मान लो हमें कहीं पर एरिया मापना है ना, हमें एरिया को नापना है और मैंने ये स्क्वायर बनाया है। ठीक है, तो इसकी लेंथ L हो गई और ये लेंथ L हो गई और चारों एंगल हो जाएंगे 90 डिग्री।
तो इस स्क्वायर का जो एरिया होगा, तो देखो एरिया हम मापते कैसे हैं, ध्यान से देखो। एरिया में हम लेंथ ही तो माप रहे हैं, एक बार इस डायरेक्शन में लेंथ माप लेते हैं, एक बार इस डायरेक्शन में। तो लेंथ की हम दो डायमेंशन लेते हैं। अगर मुझे स्क्वायर का एरिया मापना है तो मैं लेंथ की दो डायमेंशन लूंगा, एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ, और क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। आई बात समझ में ये? ठीक है, तो एरिया यहां पर हमारा क्या आता है, लेंथ का स्क्वायर, और देखो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर का स्क्वायर। तो यहां पर जो एरिया को हमने डिफाइन किया है, ये किस फंडामेंटल क्वांटिटी पर बेस्ड है, किस पे डिपेंड कर रहा है, किस फंडामेंटल क्वांटिटी पे, तो ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो लेंथ क्या हो गई, एरिया की फंडामेंटल क्वांटिटी, और एरिया क्या हो गया, लेंथ की ड्राइव्ड क्वांटिटी। आई बात समझ में, क्लियर है? और इसकी जो यूनिट बनेगी मीटर स्क्वायर, ये किस पे डिपेंड कर रही है, मीटर पे डिपेंड कर रही है, लेंथ की यूनिट पे। ठीक है, उसका स्क्वायर, उसकी दो डायमेंशन ले रहे हैं हम, तो ये ड्राइव्ड यूनिट कहलाएगी। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल में लिखूं, जैसे मुझे स्पीड नापनी है, तो स्पीड का फॉर्मूला तो देखो मैं वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं जो आप पहले पढ़ चुके थे। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, डिस्टेंस नापते हो और समय नापते हो। तो यहां पर डिस्टेंस क्या हो गई, एक फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, टाइम एक फंडामेंटल, और इन दो फंडामेंटल से हमने डिफाइन, इन दो फंडामेंटल क्वांटिटीज की बेसिस पर हमने किसको डिफाइन कर दिया, स्पीड को डिफाइन कर दिया। तो स्पीड क्या हो गई, एक ड्राइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, मीटर, और टाइम की सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। ये जो यूनिट बनेगी, ये क्या यूनिट कहलाएगी, ये ड्राइव्ड यूनिट कहलाएगी। आई बात समझ में? तो मैं लिख सकता हूं द यूनिट ऑफ ए ड्राइव्ड क्वांटिटी, the unit of a derived quantity is called derived unit, derived unit। ठीक है, तो पल्ले पड़ा कुछ? ठीक है, नोट करिए इसको, जल्दी आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो बच्चों पहले अगर मैं 1971 के बाद की बात करूं, तो 1971 के बाद हमारा ऐसा सिस्टम लागू हुआ है जिसमें हर कंट्री सेम यूनिट्स को यूज कर रहे हैं। अगर 1971 से पहले की आप बात करें तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूनिट्स होती थी। ठीक है, तो वो अलग अलग यूनिट्स में अपनी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते थे। तो अगर मैं सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करूं तो इसकी देखो डेफिनेशन क्या बनने वाली है सिस्टम ऑफ यूनिट की, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक, ए कंप्लीट सेट ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स, a complete set of fundamental and drive unit is called system of units। ठीक है, तो एक कंप्लीट सेट फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट का जो कंप्लीट सेट होता था उसको हम बोलते थे सिस्टम ऑफ यूनिट। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो क्योंकि पहले हम पर अंग्रेजों का राज था और अभी तक भी देखो उन्हीं की यूनिट हम काफी हद तक यूज करते हैं, है ना। जहां पर भी अभी हम अपने कमरे बनाते हैं तो लेंथ किस में मेजर करते हैं, फुट में मेजर करते हैं। अभी भी अगर हम दुकान से केक लेके आते हैं तो वो पाउंड में लेके आते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो जैसे ब्रिटिश सिस्टम की यूनिट थी फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, ये क्या थी इनकी सिस्टम ऑफ यूनिट, क्या था इनका, फुट पाउंड सेकेंड। इसको बोलते थे एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। वो लेंथ को फुट में मेजर किया करते थे, ठीक है, मास को पाउंड में मेजर किया करते थे और टाइम को सेकंड में मेजर किया करते थे। इसी तरीके से जो यूरोप के देश होते थे ना, मोस्टली फ्रांस, तो जो फ्रांस की यूनिट थी, जो फ्रेंच लोग थे उन्होंने जो अपना यूनिट का सिस्टम बना रखा था वो बहुत बढ़िया सिस्टम था। उनमें एक था एमकेएस सिस्टम जिसमें हम लेंथ को मीटर में नापते थे, मास को किलोग्राम में नापते थे और टाइम को सेकंड में मापते थे। ठीक है, इसी तरीके से एक और सिस्टम बहुत प्रचलित था जो क्या था हमारा सीजीएस सिस्टम, जिसमें हम लेंथ को सेंटीमीटर में मापते थे, ठीक है, और मास को ग्राम में मापते थे और टाइम को सेकंड में मापते थे। ठीक है, तो अगर मैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स लिखूं बिफोर, ठीक है, इसको इस तरीके से लिखूं, बिफोर 1971 पॉपुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, पॉपुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो एक था हमारा एमकेएस सिस्टम या सीजीएस सिस्टम लिख सकते हो, एमकेएस सिस्टम था, एमकेएस सिस्टम। इसमें क्या होता था, ये मीटर हो गया लेंथ, है ना, मास हो गया ये किलोग्राम
और टाइम हो गया इसमें ये सेकंड में। ठीक है, एक था हमारा एफपीएस सिस्टम, एफपीएस, इसमें लेंथ हो गई एफपीएस सिस्टम, इसमें लेंथ किस में हो गई बच्चों, फुट में हो गई, मास पाउंड में हो गया, और ये टाइम हो गया हमारा सेकंड में। इसी तरीके से तीसरा सिस्टम था हमारा हो गया ये सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया बच्चों ग्राम, मास को ग्राम में मापते थे सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, और टाइम को नापते थे हम सेकंड में। तो हमारे ये जो फेमस सिस्टम ऑफ यूनिट थे, अलग अलग नाम भी इनको दिए गए थे। जैसे एफपीएस सिस्टम को क्या बोलते थे हम, ब्रिटिश सिस्टम। सीजीएस सिस्टम कहलाता था गॉसियन सिस्टम, ये एक साइंटिस्ट के नाम पर है, गॉसियन सिस्टम। ठीक है, इसी तरीके से एमकेएस सिस्टम जो था, एमकेएस सिस्टम ही फ्रेंच सिस्टम कहलाता था, फ्रेंच सिस्टम है ना, फ्रांस में अधिकतर एमकेएस सिस्टम को यूज किया जाता था। आए बस में, चलिए अब देखो 1971 में क्या हुआ, एक मीटिंग हुई। ठीक है, उसमें सभी कंट्रीज के साइंटिस्ट आए और वो एक जगह पड़ती है सेवर्स, फ्रांस में। ठीक है, तो सेवर्स जगह पर जो पेरिस के पास है, फ्रांस में पड़ती है, वहां पर एक मीटिंग हुई। वहां पर एक बहुत बड़ी लैब है वेट एंड मीजर्स की। ठीक है, तो वहां पर एक मीटिंग हुई जिसमें सभी देश के साइंटिस्ट आए। अब देखो अलग अलग कंट्रीज अगर अलग अलग यूनिट्स का यूज करेंगी तो व्यापार करने में बहुत दिक्कत हो सकती थी। ठीक है, और क्योंकि सभी कंट्रीज 1971 तक सभी कंट्रीज ने एक दूसरे व्यापार करना शुरू कर दिया था, तो सभी साइंटिस्ट चाहते थे कि भाई सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो उस यूनिट को डिसाइड करने के लिए 1971 में एक मीटिंग हुई, और जिसके बाद हमारा एसआई सिस्टम बन गया। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, कि भैया आप अपनी कंट्री में भले अपनी कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज कर सकते हो, लेकिन जब भी आप दूसरी कंट्री से व्यापार करोगे तो आपको, या फिर कोई आप साइंटिफिक वर्क करने वाले हो, तो आपको इन्हीं यूनिट्स में मेजरमेंट्स करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो वो हमारी क्या हो गया, फिर एसआई सिस्टम लागू हो गया। जल्दी इसको नोट करिए, इसको रफ कर रहा हूं मैं। यस, देखते बच्चों, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको एसआई यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, एसआई यूनिट्स का मतलब होता है, जो एसआई यूनिट्स वर्ड है ये हमारा एक फ्रेंच वर्ड से निकला है, और वो फ्रेंच वर्ड क्या था हमारा, सिस्टम है इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ठीक है, तो ये फ्रेंच वर्ड था, इससे बना था एसआई यूनिट। ठीक है, तो 1971 में फ्रांस में जो मीटिंग हुई, उसका नतीजा ये निकला कि उसमें हमने एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट डिफाइन कर दिया कि भाई सभी जो कंट्रीज होंगी अब इसी में व्यापार करेंगे, ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स को यूज करना है। इस सिस्टम ऑफ यूनिट में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज चुनी गई है ना, वो कितनी थी, वो 7 क्वांटिटी थी। ठीक है, तो 7 क्वांटिटी ऐसी मानी गई जो फंडामेंटल थी, किसी पर डिपेंड नहीं करती थी। बाकी सभी क्वांटिटीज क्या होंगी, डायरेक्ट क्वांटिटी, जो इनके बेसिस पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, और इनकी यूनिट, तो इनकी यूनिट भी क्या हो जाएंगी, फंडामेंटल यूनिट हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो पहली क्वांटिटी मीटर, सॉरी लेंथ है ना, यूनिट बनेगी इसकी मीटर, लेंथ, और यूनिट क्या बनी लेंथ की, मीटर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वांटिटी आप क्या लिख सकते हो, मास, और मास की यूनिट क्या बनेगी, किलोग्राम। ये क्या यूनिट है, ये फंडामेंटल यूनिट है ना, ये ऐसा यूनिट है, मीटर, किलोग्राम। इसी तरीके से क्वांटिटी हो जाएगी हमारी टाइम, और इसकी जो यूनिट हो जाएगी फंडामेंटल, वो हो जाएगी सेकंड। ठीक है, फोर्थ क्वांटिटी लिख रहा हूं मैं, टेम्परेचर लिख लो। ठीक है, देखो इनके सीरियल नंबर ऊपर नीचे हो सकते, बुक में ऊपर नीचे हो सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर, और टेम्परेचर की जो यूनिट बनेगी वो बनेगी केल्विन। ठीक है, फिफ्थ यूनिट आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट होगी हमारी एम्पियर। आप टेंशन मत लो, ये सारी की सारी क्वांटिटीज आगे चल के हमें डिटेल में स्टडी करनी है। ठीक है, बाकी बेसिक को तो आप जानते हो, लेंथ, मास और टाइम हो गई। इसके बाद छठी यूनिट हो जाएगी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको बच्चों नापते हैं मोल में, MOL। ये फिजिक्स में बहुत ज्यादा आप यूज करते हो। इसके बाद एक हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटी बनी वो क्या बनी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और बच्चों ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट बनी हमारी कैंडिला। कैंडिला, ठीक है। और देखो इनके लिए सिंबल डिफाइन होते हैं। मीटर को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम को स्मॉल k और g से, टाइम को स्मॉल s से। केल्विन को बच्चों, जो केल्विन है ये एक साइंटिस्ट के नाम पर पढ़ा है। जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर डिफाइन होती है वो हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट की जाती है। तो केल्विन को हम कैपिटल K लिखेंगे। एम्पियर करंट की यूनिट, एम्पियर क्योंकि एम्पियर भी एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर यूनिट पढ़ी तो A लिखेंगे। मोल को MOL और कैंडिला को C। लुमिनस इंटेंसिटी क्या होती है तो चमक है ना, जैसे कहीं पर रोशनी होती है तो जो हमारी आंख में चमक पड़ती है ना, उसको लुमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, चमक को। ठीक है, तो ये सब बेसिक क्वांटिटीज बनी 1971 में। उसके बाद देखा गया बच्चों की दो क्वांटिटीज और थी जिसको वो ये बेसिक क्वांटिटी में शामिल करना भूल गए थे। ठीक है, तो बाद में उनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहा गया, या आप कह सकते हो उनको बाद में इन क्वांटिटीज में शामिल किया गया, तो उनकी हम अलग से स्टडी करते हैं, वो कहलाती है हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर मैं दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी लिखूं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी QUNTIT, ठीक है, तो ये क्या थी, एक थी बच्चों प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल की जो वैसे तो डायमेंशन लेस होती है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है। रेडियन जिसको आप डिग्री तक पढ़ते आते हैं ना, जो सिंपल एंगल आप नापते हो डिग्री में, वही हमारा प्लेन एंगल होता है। तो रेडियन इसकी यूनिट थी और इसको सिंपल ऊपर C से रिप्रेजेंट कर देते थे, है ना, सफिक्स में कोई, जैसे मुझको, जैसे मैंने कोई एंगल नापा पाई रेडियन, तो पाई के ऊपर ये ऊपर C लिख देंगे रेडियन की जगह पे, तो इसका सिंबल होता है। इसी तरीके से एक बनेगा सॉलिड एंगल, आगे भी देखते हैं, सॉलिड एंगल को डिटेल में पढ़ेंगे। सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल की जो यूनिट थी वो स्टेरेडियन थी, ऐसा। तो ये हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज डिफाइन की गई एसआई सिस्टम में, और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। बाकी सभी की सभी फोर्स हो गई, वर्क हो गई हमारी, ठीक है, और जितनी भी प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, वो सारी की सारी बाद में जितनी भी आगे स्टडी करने वाले वो सबके सब क्या है, हमारे ड्राइव्ड क्वांटिटी। इनके बेसिस पर उनको हम जो ड्राइव्ड हुई है वो इन्हीं के बेसिस पर हुई है। आई बात समझ में, चलिए इसको नोट करिए, जल्दी आगे बढ़ते हैं। देखो अभी इन सब की डेफिनेशन को पढ़ने वाले हैं हम, जल्दी इनको नोट करिए। यस, देखते बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लेन एंगल। ठीक है, तो अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को, जो हमने 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पढ़ी थी, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। देखते बच्चों प्लेन एंगल क्या होता है। ठीक है, यहां से देखो, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक बंदे की आंख है ना, पूरा बंदा ही होगा, मैं आंख ही बना रहा हूँ सिर्फ, ठीक। अब देखो उसने पहले नीचे की तरफ देखा, एक बिल्डिंग के फुट की तरफ, ये सीधी डायरेक्शन में A पॉइंट की तरफ, फिर उसको ऊपर वाली बिल्डिंग का टॉप देखने के लिए अपना सर, अपनी आंखें ऊपर की तरफ घुमानी पड़ेगी। तो ये जो मेजरमेंट है कि यहाँ से इसको ऊपर की तरफ देखने के लिए अपनी आंखों को कितना घुमाना पड़ा है, ये मेजरमेंट हमारा क्या कहलाता है, प्लेन एंगल कहलाता है। ठीक है, तो पहले बिल्डिंग के नीचे एक पॉइंट लेंगे A से एक रे डालेंगे इसकी आंखों में, फिर B से एक रे डालेंगे इसी पॉइंट पर, इस पॉइंट को C मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये 2 रेज डाल दी जो C पॉइंट पर मिल रही हैं, तो इनके बीच का जो मेजरमेंट कहलाता है, इसी को बोलते हैं बच्चों हम एंगल। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अगर मैं प्लेन एंगल की डेफिनेशन लिखूं, लिखेंगे दी एंगल subtends by the 2 rays at a point is called plane angle। क्या कहलाएगा बच्चों एंगल, प्लेन एंगल। ठीक है, आप देख सकते हो, अगर आप ये और ये 2 रे बनाओगे, ठीक है, तो ये 2 रे किसी पर्टिकुलर प्लेन में लाई कर रही होंगी, ये 2 रे क्या कर रही होंगी, किसी पर्टिकुलर प्लेन में लाई कर रही होंगी, इसलिए प्लेन एंगल कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर ये और ये मैंने रे बनाई है, तो ये मेरे बोल्ट के प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं भी 2 रे जब आप बनाओगे तो उनसे जुड़ता हुआ आप एक प्लेन इमेजिन कर सकते हो, जैसे इनके बीच में मैं यहाँ पर ये इस तरीके से प्लेन इमेजिन कर सकता हूँ, तो ये कहलाता है एक प्लेन एंगल। ठीक है, अब इसकी यूनिट देखते हैं, इसको मेजर किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो आपको ये मेजर करना है कि ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के जो कोने हैं वो आपकी आंखों में कितना एंगल बना रहे हैं। तो इसके लिए आप कोई भी एक रेडियस चुनो, है ना, कोई भी एक रेडियस चुनो,
और उस रेडियस को मिलाते हुए इस तरीके एक सर्किल ड्रॉ करो, आर्क ड्रॉ करो कुछ, ठीक है। तो यहां से आपने कंपास की मदद से एक आर्क ड्रॉ करो, ठीक है। आपको ये एंगल मेजर करना है, तो इस एंगल में आर्क की कितनी लेंथ आ रही है, तो ये लेंथ आ रही है, इसको L मान लो, ठीक है। और जिस रेडियस का आपने ये आर्क ड्रॉ किया है वो रेडियस ले लो R, ठीक है। तो एंगल क्या होता है, एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। R कितनी है, L, यहाँ पर रेडियस कितनी है R, और ये जो एंगल आता है ये आता है बच्चों रेडियन में, ठीक है। तो रेडियन में अगर आपको कोई एंगल नापना है तो उस एंगल में कहीं पर भी आपको आर्क ड्रॉ कीजिए, आर्क की लेंथ ले लीजिए डिवाइडेड बाय वो रेडियस ले लीजिए, आपको एंगल मिल जाएगा रेडियन, ठीक है। जरूरी नहीं है कोई दूसरी लेंथ की रेडियस पे आर्क ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखोगे अगर आपने रेडियस को बढ़ा दिया है तो आर्क की लेंथ भी अपने आप ही बढ़ जाएगी, ये रेशियो सेम ही रहने वाला है इस पर्टिकुलर एंगल के लिए, ठीक है। अब देखो 1 रेडियन का एंगल कितना होता है, तो अगर मैं रेडियस को इस तरीके से ड्रॉ करता हूं ताकि रेडियस और आर्क, मतलब किसी एंगल पर, किसी पर्टिकुलर एंगल पर अगर रेडियस और आर्क लेंथ सेम होती हैं तो वो एंगल बनता है 1 रेडियन का। क्यों? क्योंकि अगर L की वैल्यू R के इक्वल हो गई तो थीटा कितना होता है, L अपॉन R, L की जगह R रख सकते हो, R अपॉन R क्या आ गया 1 रेडियन, ये इसको आप 1 ऊपर सफिक्स में C लिख सकते हो, ठीक है। ऊपर प्रीफिक्स में आप ऊपर C लिख सकते हो, ठीक है। तो 1 के ऊपर प्रीफिक्स में हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर C लिख दिया, ठीक। चलिए, तो ये बन गया बच्चों हमारे पास एंगल कितना 1 रेडियन का। अब देखो 1 रेडियन का एंगल को, क्योंकि देखो रेडियन काफी अजीब आपको लग रहा होगा क्योंकि आप पहली बार इसको पढ़ रहे हैं, आगे हम सारी स्टडी रेडियन में ही करने वाले हैं, चाहे मैथ की हो चाहे वो फिजिक्स की हो, ठीक है। डिग्री से हम भली भांति परिचित हैं क्योंकि डिग्री में एंगल हम पहले से मेजर करते आ रहे हैं। तो देखते हैं डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है। अगर मैं आपसे कहूं 180 डिग्री का एंगल तो वो रेडियन में कितना कहलाएगा, ठीक है। चलिए और कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों बाकी यूनिट हमारी प्रैक्टिकल यूनिट्स आप बोल सकते हो, तो अदर यूनिट्स में लिखूं अगर एंगल की अदर यूनिट्स, तो अदर यूनिट्स में एक क्या आती है हमारी डिग्री, ठीक। ध्यान से देखेंगे, चलिए समझते हैं इसको। डिग्री रेडियन में रिलेशन कैलकुलेट करते हैं। तो मुझे पता है एक अगर मैं पूरा सर्किल बनाऊं तो पूरे सर्किल का जो एंगल होता है 360 डिग्री। कोई बच्चा कंफ्यूज तो नहीं है इसमें? अगर कंफ्यूज है तो पहले 10th क्लास की स्टडी करके है ना, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ना, ये एंगल में 9th में 10th में 360 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक। अब मैं मापना चाहता हूं ये रेडियन में कितना होगा, तो मैंने देखो यहां पर एक रेडियस ले ली है, ये रेडियस ले ली है और यहां से एक सर्किल कंप्लीट कर दो। इस पूरे सर्किल में आर्क लेंथ कितनी आई, तो पूरी की पूरी सर्कमफेरेंस ही आ गई भाई। यहां से यहां तक की आपको आर्क लेनी है तो सर्कमफेरेंस बन गई सर्किल की, और सर्किल की सर्कमफेरेंस कितनी होती है 2 पाई r। तो मुझे एंगल को अगर रेडियन में नापना है तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आर्क कितनी बनी यहाँ पर 2 पाई r अपॉन रेडियस क्या है r से r खत्म, क्या बन गया 2 पाई। तो हमने देखा बच्चों 360 डिग्री होता है 2 पाई रेडियन में, बस ये एक रिलेशन चाहिए था। अब तो कितने डिग्री में कितने रेडियन में आपस में कन्वर्ट करना हो तो इस रिलेशन का यूज कर सकते हो। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों तरफ डिवाइड बाय 2 करोगे तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई। बस आप ये एक रिलेशन याद रखिए, आप बहुत आसानी से डिग्री और रेडियन को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे कैलकुलेट करना है एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, ठीक है। तो पाई को इधर ले जाऊंगा तो ये कितना हो गया 180 अपॉन पाई डिग्री इक्वल टू, अगर पाई नीचे चला गया तो ये 1 रेडियन बचा। पाई की वैल्यू कितनी पुट करोगे 3.14, तो 180 अपॉन 3.14 इक्वल टू 1, और ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो समथिंग 57 ठीक है 13 लगभग कितना आने वाला है 57.13 डिग्री, ठीक है। तो एक रेडियन में 57.13 डिग्री होते हैं। अब मुझे पता करना है 90 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 90 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, ठीक। तो पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, पहले मैं कैलकुलेट करूंगा 1 डिग्री में कितने होते हैं, तो भैया 180 डिग्री में तो होते हैं पाई रेडियन। आई बस ये रिलेशन याद रखो। अब 1 में निकालो 180 डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो 1 डिग्री में कितने होते हैं पाई बाई 180 रेडियन। कितना है 90, तो दोनों तरफ 90 से मल्टीप्लाई करो। भैया 1 डिग्री के रेडियन पता है 90 के कितने होंगे, तो 90 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैथ में बहुत क्वेश्चन कर रखे होंगे ना ऐसे। 90 क्या हो गया पाई बाई 2 रेडियन। आई बात समझ में? तो रेडियन का डिग्री में, डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। याद रखेंगे एक रेडियन में 180 अपॉन पाई डिग्री होते हैं,
180 अपॉन पाई डिग्री होते, और जितने भी रेडियन में डिग्री निकालना हो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन होते हैं, और जितने भी डिग्री में आपको रेडियन, जैसे आपको 50 में निकालना हो तो 50 इंटू पाई बाई 180 कर दो तो रेडियन आ जाएंगे, कितने रेडियन होने वाले हैं। ठीक है, चलिए, और याद रखना एक पूरे सर्किल में कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई। पाई की वैल्यू कितनी रखोगे, 3.14, 3.14 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 6.28। ठीक है, तो 7 रेडियन कम होते हैं, 6 से ज्यादा होते हैं, 6.5 से भी कम होते हैं, 6.28 रेडियन होते हैं पूरे सर्किल में। ठीक है, अब बच्चों आगे हम पढ़ने वाले हैं इसकी और प्रैक्टिकल यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि डिग्री ही नहीं, आगे हमें क्योंकि बहुत दूर दूर की डिस्टेंस को मेजर करना है, और बहुत दूर की डिस्टेंस के लिए डिग्री काफी बड़ा एंगल होता है, उससे हमें छोटी यूनिट्स चाहिए। आई बात समझ में, जैसे हमें सन का एंगल मेजर करना है, सन की डायमीटर कितना एंगल बना रही है, तो डिग्री से भी छोटा एंगल बनता है उस केस में, तो हमें और छोटी यूनिट चाहिए मेजरमेंट के लिए। स्टार की डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है तो बहुत छोटे छोटे एंगल बनते हैं, डिग्री तो बहुत ज्यादा बड़ा एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल यूनिट, नोट करिए इसको जल्दी। यस, आगे देखते हैं बच्चों। तो देखो अभी बच्चों हमने प्लेन एंगल की ऐसा यूनिट पढ़ ली है। ऐसा यूनिट क्या थी हमारी, रेडियन, तो रेडियन की हमने स्टडी कर ली है ना। रेडियन का क्या फॉर्मूला होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये क्या होता है रेडियन। और रेडियन और डिग्री में हमने कन्वर्जन पढ़ लिया था, क्या 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ये हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, अब देखो इसके बाद जो हम और छोटी यूनिट लेते हैं, है ना, सेकंड प्रैक्टिकल यूनिट। तो सेकंड प्रैक्टिकल, फर्स्ट प्रैक्टिकल यूनिट क्या हो गई, डिग्री हो गई। ठीक है, फर्स्ट प्रैक्टिकल यूनिट हमने पढ़ ली है, डिग्री ऑलरेडी स्टडी। सेकंड प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है बच्चों, तो सेकंड प्रैक्टिकल यूनिट इसकी होती है हमारी मिनट। अब ध्यान से देखो, आप अपनी कॉपी में जब डिग्री का एंगल बनाते हो तो बच्चों ये छोटा सा एंगल इस तरीके से बनता है। ठीक है, आप कह देते हो 1 डिग्री का एंगल, लेकिन क्योंकि फिजिक्स में तो हमें बहुत दूर दूर की डिस्टेंस मेजर करनी है भाई, सन की डिस्टेंस नापनी है, तारों की डिस्टेंस नापनी है, तो उसके लिए 1 डिग्री का एंगल कभी भी नहीं बनेगा। आई बात समझ में। ठीक है, तो अगर मैं इस एंगल को आगे बढ़ता चला जाऊं तो देखो ये एंगल तो आगे इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और आगे चल के मैं देखूंगा कि भैया सन तो ये बीच में ही रह गया, ये एंगल तो बहुत बड़ा हो गया डिग्री। मतलब अगर मुझे सन की डायमीटर एंगल नापना है कि सन की डायमीटर कितना है, एंगुलर डिस्टेंस कितना है सन का, इसको एंगुलर डिस्टेंस बोलते हैं ना, दोनों कोनों से जब हम डिस्टेंस लेंगे डायमीटर के तो वो कहलाती है एंगुलर डिस्टेंस। तो अगर मुझे उसको मेजर करना है तो मुझे और छोटी यूनिट्स चाहिए ताकि कैलकुलेशन में मुझे आसानी हो जाए। ठीक है, तो अब ध्यान से देखते हैं, मैं डिग्री को जानबूझकर बड़ा बना रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। ये बच्चों मान लेते हैं 1 डिग्री का एंगल, तो मैंने काफी बड़ा एंगल बनाया है, आप कितना उसको छोटा सा एंगल 1 डिग्री का, छोटा सा नहीं, डिस्टेंस अगर आप इनको आगे रेस को आगे ले जाते जाओगे तो बड़ा होता फैलता चला जाएगा एंगल। ठीक है, तो ये मान लेते हैं 1 डिग्री का एंगल। अगर 1 डिग्री के एंगल के मैं 60 टुकड़े कर दूं, इस तरीके छोटे छोटे, कितने टुकड़े करने, 60, तो वो जो छोटा एंगल बनता है उसको बोलते हैं बच्चों 1 मिनट। मिनट को डैश से डिनोट करते हैं, तो मिनट देखने में लगता है टाइम की यूनिट, लेकिन यहाँ पर एंगल के लिए आ रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, 1 मिनट। ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, याद रखेंगे 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, तो ये कन्वर्जन भी आप याद रखेंगे। और अगर मैं यहां से 1 मिनट देखूं तो 1 मिनट कितना हो जाएगा, 1/60 डिग्री। ठीक है, तो मुझे पता करना है कि भैया 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो 1 डिग्री में क्या पता करने हैं, रेडियन होते हैं। तो देखो मुझे हमें पता करना है 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं। मान लो आपको ये पता करना है 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं, तो आपको मिनट का डिग्री में कन्वर्जन पता है, डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन पता है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ध्यान से देखो, तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। अब डिग्री को रेडियन में, तो 1 डिग्री में कितने रेडियन, π/180 हो जाएगा, π/180। ठीक है, तो डिग्री को जब रेडियन में करोगे तो इतने डिग्री में कितने रेडियन, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/60 इंटू π/180, ये क्या बन गया, ये रेडियन बन गया। ठीक है, तो मिनट से डिग्री, डिग्री से रेडियन। तो इस तरीके से एक दूसरी यूनिट में हम कन्वर्जन कर सकते हैं। आपको 2 रिलेशन यहाँ याद रखने हैं, एक तो आपने ये पढ़ लिया 180 डिग्री। ठीक है, और कन्वर्जन की प्रैक्टिस करो, ये बहुत बेसिक है। 180 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई रेडियन, और 1 डिग्री 60 मिनट। आए बात समझ में बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, चलिए अब देखो ये जो मिनट का एंगल हो गया, इसके बाद एक इससे भी छोटी यूनिट है, क्योंकि चलो ये एंगल चल जाएगा, वैसे तो 1 मिनट से छोटा एंगल बनता है, 1 मिनट से, हाँ ठीक है, बड़ा एंगल बनेगा 1 मिनट से काफी।
किसमें, जब हम सन का एंगुलर डिस्टेंस नापेंगे तो मेरे ख्याल से 32 मिनट के लगभग का एंगल बनता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सन। ठीक है, अब देखो बच्चों हमें क्या मेजर करना है, हमें क्या मेजर करना है, अभी हमें तो स्टार की डिस्टेंस मेजर करनी है, स्टार तो बहुत दूर है, वो कितना एंगल बना रहे हैं हमारी आंखों पर, कितना एंगल सबटेंड कर रहा है हमारी अर्थ के किसी पॉइंट पर। तो अगर मुझे वो मेजर करना है तो मिनट तो बहुत बड़ा एंगल हो गया भाई, आई बात समझ में, तो मुझे और छोटी यूनिट चाहिए। अब ध्यान से सुनो, ये क्या हो गया 1 मिनट, और रिलेशन वो लिखा है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। अब देखो मैं चाहता हूं मिनट से भी छोटी यूनिट, तो अब मान लेते हैं, देखो इससे छोटी यूनिट कहलाती है सेकंड। अगेन देखने में लगता है टाइम होगा, लेकिन ये एंगल है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डबल डैश से, है ना, ऊपर प्रीफिक्स में डबल डैश लगा देते हैं। चलिए आगे देखो, अब ये एंगल मान लेते हैं कितना है, 1 मिनट का एंगल है। तो अगर इसके मैं 60 टुकड़े कर दूं छोटे छोटे 60, वो जो छोटा वाला एंगल बनेगा वो बनेगा बच्चों 1 सेकेंड का। तो यहां से आप समझ गए होंगे 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, तो ये सभी रिलेशन आप याद रखेंगे। अच्छा 1 डिग्री में कितने सेकंड होंगे, तो 1 डिग्री कितना होता है 60 मिनट। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 60 इंटू 1 मिनट, और 60 इंटू, अब मिनट को किस में बदल लो, सेकंड में, 60 सेकंड, तो 3600 सेकंड 1 डिग्री में। आएगा सर में। तो इसी तरीके से रेडियन से डिग्री, डिग्री से मिनट, मिनट से सेकंड, ये सभी कैलकुलेशन आपको आती हैं, तभी बच्चों आप फिजिक्स में आगे बढ़ पाओगे। इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है, आपस में कन्वर्जन करके देखिए, डिफरेंट क्वेश्चन खुद ले गया आप 11th क्लास के मैथ की बुक से ले सकते हैं, आगे आके हम पढ़ने वाले हैं उसमें भी। ठीक है, तो बाय वाले बच्चे इस पर खास ध्यान दें, क्योंकि मैथ वाले बच्चे तो मैथ में भी इसको कवर कर लेंगे टॉपिक को। चलिए तो ध्यान से देखो, दोबारा ये कन्वर्जन एक बार लिख के देता हूँ, 180 डिग्री पाई रेडियन, 1 डिग्री 60 मिनट, और 1 मिनट 60 सेकंड। ये सभी हमारी एंगल की प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, और एक ऐसा यूनिट है जो हम आगे यूज करने वाले हैं। इसको नोट करिए, आगे पढ़ते हैं बच्चों सेकंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, दैट इज सॉलिड एंगल। यस, देखते बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सॉलिड एंगल। तो बच्चों सॉलिड एंगल आपके लिए बिल्कुल नया है, प्लेन एंगल तो आप पहले भी पढ़ते आए थे। सॉलिड एंगल क्या होता है, तो बच्चों सॉलिड एंगल होता है कोई सरफेस हमारे ऊपर या हमारी आंखों पर कितना एंगल बना रही है, वो कहलाता है सॉलिड एंगल। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ध्यान से देखो, चलिए यहाँ से देखते हैं। अब देखो ये पूरी एक मेरे पास डस्टर है यहाँ पर एक, ठीक, इस डस्टर की ये मैंने सरफेस मान ली। अगर मैं इसके हर एक कोने से, सभी कोनों से, ठीक है, एक एक रेज अपनी आंखों में डालूं, तो देखो इस तरीके से बहुत सारी रेज यूं आएंगी और आंखों में पड़ेंगी, है ना, इस तरीके से, यहाँ से ये ऐसे बहुत सारी रेज आने वाली है। ठीक है, तो ये जो सारी रेज मिलके अपने अंदर क्या करती है, वॉल्यूम कवर करती है। जैसा आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, ये एक आई हो गई और ये पूरी प्लेन सरफेस हो गई। अगर इस पूरी सरफेस के कोनों से, यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 रेज बनाई हैं, मैं बहुत सारी रेज इसकी आंखों से मिलाऊं तो आप देख सकते हो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे आएंगी, ठीक है। और ये रेज अपने अंदर क्या कवर करती है बच्चों, ये रेज अपने अंदर एक वॉल्यूम कवर करती है इस तरीके से, ठीक है, ये एक वॉल्यूम कवर करती है। इनके अंदर क्या हो गया, एक वॉल्यूम। ये कहलाता है सॉलिड एंगल, कि कोई सरफेस किसी पॉइंट पर जो पूरी की पूरी सरफेस एंगल बनाती है वो कहलाता है सॉलिड एंगल। आया समझ में। चलिए ध्यान से एक और एग्जांपल देखते हैं। ये कौन मान लीजिए ना, कौन से आप समझ सकते हो बहुत आसानी से। ये कौन मान लीजिए, कौन तो आप जानते हो, सॉफ्टी तो खाई होगी, है ना। तो ये कौन मान लीजिए जिसमें आप आइसक्रीम खा लो ना, सॉफ्टी। चलिए तो देखो ये जो बच्चों कौन है, इस कौन के ऊपर ये सरफेस मान लीजिए। अब देखो ये पूरी सरफेस, ये जो कौन होती है ना, कौन, ये यही तो सॉलिड एंगल है। अगर ये पूरा में एक स्फीयर का कोई पार्ट मानो, एक स्फीयर तो जानते हो आप, एक बॉल, उस बॉल का ऊपर का पोर्शन, ये कुछ बॉल का कुछ हिस्सा मान लो, ठीक है। और यहां से ये अंदर की तरफ जो ये कौन आई है पूरी इस तरीके से, ये ठीक है, ये जो बच्चों अंदर एंगल बन रहा है, तो आप देखते हो कौन के अंदर भी क्या बनता है, एक वॉल्यूम कवर होता है, एक स्पेस होता है, ठीक है। तो ये जो एंगल होता है जो अपने अंदर वॉल्यूम कवर करता है, इसको बोलते हैं बच्चों सॉलिड एंगल। क्या कहलाता है ये, सॉलिड एंगल। एक मिनट अभी एग्जांपल देता हूं आपको मैं। ये होगी ना कौन, ठीक है। तो इसके ऊपर की सरफेस मान लो। अब देखो पूरी सरफेस से अगर आप रेज डालो कुछ ऐसी फिगर बन के आएगी। तो ये देखो ये जो अंदर एंगल बना है, ये एक तरीके का सॉलिड एंगल होता है। हमारे पास एंगल बना सामने, ये जो अंदर की तरफ जा रहा है सामने, ठीक है। तो ये जो एंगल बना है इस तरीके से, ये कहलाता है बच्चों सॉलिड एंगल। और ये अपने अंदर क्या कवर करता है, वॉल्यूम कवर करता है।
तो ऊपर एक प्लेन सरफेस इमेजिन कर लीजिए, प्लेन सरफेस के हर, है ना, बाउंड्री से आपने ये पूरा एंगल बनाया, ये बना ठोस एंगल, सॉलिड एंगल, ठीक है। ये अपने अंदर क्या कवर करता है, वॉल्यूम कवर करता है। इसको सॉलिड एंगल को बच्चों, ठीक है, तो ये इसका सिंबल होता है ना, कई जगह पर ये ओमेगा भी आप इसकी जगह यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये सरफेस अगर कोई स्फीयर है, ऊपर वाली सरफेस, ऊपर वाली सरफेस अगर स्फीयर है, क्योंकि जो सॉलिड एंगल की डेफिनेशन है बच्चों, आगे इसको बहुत ज्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है ना, एक दो जगह इसका यूज करना, आप और देखेंगे इसको। तो देखो जो सॉलिड एंगल की डेफिनेशन है वो कैसे डिफाइन है, ये जो सरफेस होनी चाहिए, हमेशा कौन सी सरफेस लेते हैं, सरफेस हमेशा जो रेडियस है, रेडियस की कैसी होनी चाहिए, ये परपेंडिकुलर, तो ये पूरी की पूरी रेडियस है ना, किसी भी पॉइंट पर मिलाओगे आप, तो सरफेस हमेशा क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो सरफेस यहाँ पर हम कैसी चुनते हैं, स्फेरिकल चुनते हैं, आगे इसको और पढ़ेंगे डिटेल में बाद में जब इसका यूज करें कहीं पर। तो ये हम एक स्फेरिकल सरफेस मान लेते हैं, ऊपर ये छोटी सी स्फेरिकल सरफेस का कुछ पार्ट, इसका एरिया मान लेते हैं यहाँ पर कितना है, ए है, ठीक है। और ये जो एंगल है ये मैंने इसके सिंबल से डिनोट कर दिया है। तो सॉलिड एंगल की डेफिनेशन क्या बनेगी, एरिया अपॉन, ये होगी हमारी रेडियस, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, आपने देखो जब हमने प्लेन एंगल बनाया था, जब हमने प्लेन एंगल बनाया था, तो प्लेन एंगल भी हमने ये लेंथ, आर्क लेंथ जो ली थी ये थोड़ी ली थी, हमने एक सर्किल बनाया था। और यहाँ पर क्या बनाते हैं बच्चों, यहाँ पर हम एक स्फीयर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं कोई पर्टिकुलर रेडियस का, मुझे अगर ये एंगल मापना है, ये एंगल है कितना, ये वाला, ये जो एंगल, ये सॉलिड एंगल बन रहा है, अपने अंदर वॉल्यूम कवर कर रहा है, इस सरफेस से बनने वाला सॉलिड एंगल कितना है, तो मैं कितनी भी रेडियस का क्या मान सकता हूँ, स्फीयर मान सकता हूँ, इस तरीके से एक स्फीयर मान लिया। अब देखो स्फीयर के कितने पोर्शन को ये काट रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मान लेते बच्चों स्फीयर के कितने पोर्शन को ये काट रही है, जब आपने ये रेज इसके कोनों से ना पूरी इसकी बाउंड्री सरफेस की जब आपने ये रेज मिलाई, तो इस स्फीयर के इतने पोर्शन को कट करते हुए निकल रही है। तो स्फीयर की रेडियस और इस सरफेस का एरिया, ये क्या बन गया हमारा, सॉलिड एंगल। आई बात समझ में बच्चों, सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको डेफिनेशन में लिख सकता हूं, द एंगल मेड बाय ए प्लेन सरफेस एंड कवर वॉल्यूम, अपने अंदर क्या कवर करता है, ये वॉल्यूम, जैसा आपने कोन में देखा भी, मैं कागज की कोन बना के लाया था ना, उसके अंदर क्या था, वॉल्यूम कवर हो रहा था, एंड कवर वॉल्यूम इनसाइड इट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, आई क्वेश्चन में इसकी यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन, जो आंसर आएगा किसमें आएगा, ये भी देखो डायमेंशनलेस क्वांटिटी, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, नीचे रेडियस का स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो इसकी जो यूनिट लिख लेते हैं स्टेरेडियन, जब न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं लिखते हैं, स्टेरेडियन। अब डायमेंशन आगे भी पढ़ेंगे, है ना, देखेंगे आगे भी। तो स्टेरेडियन इसकी यूनिट, और सिंबल हम इसको SR से डिनोट करते हैं, आई बस में एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। चलिए नोट करें इसको, जल्दी आगे बढ़ते हैं। यस, देखते बच्चों, डेफिनेशन ऑफ बेसिक यूनिट्स। बेसिक यूनिट मतलब फंडामेंटल यूनिट। अब हम फंडामेंटल यूनिट की डेफिनेशन पढ़ेंगे बच्चों। फंडामेंटल यूनिट्स जो बनाई गई हैं उनकी कुछ खासियत होती है। पहला, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होती हैं, सभी कंट्री उनको एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है। दूसरा, इजिली अवेलेबल होती है, ठीक हो, उनको आसानी से प्रोड्यूस किया जा सकता है ना, इजिली रिप्रोड्यूसिबल होती हैं और अवेलेबल होती हैं। और तीसरा, इनवेरिएबल होती है, समय के साथ चेंजेस नहीं होती है। तो फंडामेंटल यूनिट्स की जो डेफिनेशन है वो इसी तरीके से बनाई गई है ताकि इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाए। आई बात समझ में। यहाँ जो हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं वो एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से है, और आपको इन डेफिनेशन को याद नहीं करना है, सिर्फ एक बार पढ़ लेना है, मतलब एग्जाम में ये नहीं आने वाली है, क्योंकि डेफिनेशन टाइम के साथ चेंज हो सकती है। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते रहे, हो सकता है हम किसी यूनिट की डेफिनेशन आगे जाके चेंज करें, इसलिए इनको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। कब ये डेफिनेशन बनी थी वो आप यहाँ पर पढ़ने वाले हो, है ना, किस बेसिस पर डेफिनेशन किस तरीके से बनाई गई थी, क्या डेफिनेशन मीटर की रखी गई थी, क्या डेफिनेशन सेकंड की। तो ये सिर्फ समझने के लिए, और इसी को आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर, जो लेंथ की यूनिट है मीटर, मीटर की डेफिनेशन क्या होती है। अब देखो बच्चों, जो लेंथ की यूनिट है मीटर, इसको हमने किसी मटेरियल से डिफाइन नहीं किया। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि हमने एक मेटल का टुकड़ा ले लिया हो 1 मीटर का और उसको क्या रख दिया हो कि भैया यही क्या बन जाएगी, डेफिनेशन बन जाएगी, किस मेटल का टुकड़ा 1 मीटर का ही 1 मीटर लेंथ कहलाएगा। क्यों?
उसके कारण है। मैंने क्या कहा, टाइम के साथ यूनिट चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर मैं 1 मीटर का टुकड़ा ले लूं तो यहाँ तो वो 1 मीटर है, लेकिन किसी दूसरी जगह पर जाकर या टेम्परेचर के साथ इसकी डिस्टेंस चेंज हो सकती है। ध्यान से देखो, अगर आपके पास कोई मेटल का पीस है, ठीक है, और अगर आप उसको बच्चों हीट करते हो, ध्यान समझना मेरी बात, आप उसको हीट करते हो तो टेम्परेचर चेंज होने के कारण, टेम्परेचर अधिक होने के कारण इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जब टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा तो लेंथ में फर्क आएगा ना, कभी वो एक्सपेंड हो जाएगी, कभी वो कम हो जाएगी। तो ये एक फंडामेंटल यूनिट नहीं बन सकती, क्योंकि ये टाइम के साथ वेरी कर रही है। आई बात समझ में? तो फंडामेंटल यूनिट जो मीटर की, वो इस तरीके से फंडामेंटल यूनिट है ना, हमने किस तरीके से डिफाइन की है, किसी ऐसी चीज से यूनिट को बनना चाहिए ताकि वो कभी वेरी ना करे। तो वो होती है बच्चों स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कहीं पर भी चेंज नहीं होती, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो स्पेस में हो, या चाहे वो किसी और ग्रह पर हो, कभी भी स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होती है ना, ये कांस्टेंट रहती है वैक्यूम में, ठीक है। तो वहीं से हमने क्या बनाई है, 1 मीटर की डेफिनेशन बनाई है, ठीक है। चलिए, तो आप ये तो आपने पढ़ा भी होगा कि भैया 1 सेकंड में लाइट कितनी ट्रेवल कर जाती है, लगभग 3 लाख किलोमीटर। तो अगर मैं एग्जैक्ट फिगर लिखूं तो 299, 792, 458, इस तरह के साथ कर रखी है मैंने। तो ये तो देखो, इतने मीटर ट्रेवल करती है लाइट 1 सेकंड में, इतने मीटर लाइट ट्रेवल करती है 1 सेकंड में। तो 1 मीटर कितने सेकंड में करेगी, तो ये डिवाइड में पहुंच जाएगा 1/299,792,458 इन सेकंड, ठीक है। तो 1/299,792,458 सेकंड में जो लाइट दूरी ट्रेवल करती है वही बच्चों क्या कहलाता है, 1 मीटर कहलाता है ना, वैक्यूम में। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं 1 मीटर की, तो क्या लिख सकता हूं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1/299, 792, 458 सेकेंड इज 1 मीटर। क्या होती है वो, 1 मीटर, या कॉल्ड 1 मीटर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1/299,792,458 सेकेंड इज 1 मीटर। तो 1/इतने सेकंड में लाइट जो दूरी ट्रेवल करती है वो क्या कहलाती है, हमारी 1 मीटर कहलाती है डिस्टेंस। आई बात समझ में, डेफिनेशन आपको समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों सेकंड चुनते हैं हम किलोग्राम। 1 किलोग्राम कितना होता है, किलोग्राम मास की यूनिट है। तो बच्चों टेम्परेचर के साथ मास पे फर्क नहीं पड़ता ना, लेंथ पे तो फर्क पड़ जाता है, तो लेंथ के अंदर डेफिनेशन को लाइट से रख दिया जो चेंज नहीं होती है। लेकिन टेम्परेचर का या प्रेशर का मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम चाहते हैं कुछ इस तरीके का मटेरियल है जिस पर रस्टिंग ना होती हो, जिस पर जंग वगैरह ना आता हो, ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन ना होता। तो कुछ इस तरीके का मटेरियल चुने और उसको किसी लैब में रख दें, ठीक है। तो वो हमेशा क्या रहेगा, उसका मास कभी चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रांस में एक जगह है बच्चों सेवर्स, जहां पर मीटिंग हुई थी, जहां पर एक बहुत बड़ा क्या है, वेट एंड मेजर्स की लेबोरेटरी है। तो वहां पर जो सबसे पहला 1 किलोग्राम है वो रखा हुआ है। 1 किलोग्राम बच्चों एक मटेरियल को ही बनाया गया है, एक मटेरियल जिसको प्लेटिनम इरिडियम से बनाया गया है। प्लेटिनम इरिडियम का जल्दी से एयर वाटर के कांटेक्ट में है ना क्या नहीं होता, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता है, तो वो उतना ही रहता है, ठीक है। तो उसको अच्छे से कहां पर रखा गया है, उसको लैब में रखा गया है, एट सेवर्स इन फ्रांस। तो फ्रांस में वेट एंड मेजर्स की लैब में रखा है एक सिलेंडर जो किसका बना हुआ है, प्लेटिनम इरिडियम का, ठीक है। वही क्या है, 1 किलोग्राम वजन है बच्चों। उसको जो पहला हम पीस बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप। और बाद में जितने भी 1 किलोग्राम के बाट आए हैं ना हर जगह पर, फिर वहां से उस प्रोटोटाइप को क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप जो पहली बार बनता है उससे नाप के सभी कंट्रीज में मासेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, ठीक है। तो वो जो पहला मास बना था वो 1 किलोग्राम का प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर, वही क्या होगी, हमारी 1 किलोग्राम की डेफिनेशन बनाता है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 1 किलोग्राम, ध्यान से लिखेंगे, इज द मास ऑफ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप जो पहली बार बनाया गया था ना, प्रोटोटाइप जिस चीज की जो हम पहली फर्स्ट क्वांटिटी बनाते हैं, उसके बाद
उससे है ना उसके हूबहू बाकी कॉपी बना लेते हैं। जो फर्स्ट पहला बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप बोलते हैं। तो 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ द प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम, है ना, formed of platinum, iridium alloy cylinder kept at Sevres in फ्रांस, है ना, नियर पेरिस इन फ्रांस। तो ये हमारी बनती है बच्चों 1 किलोग्राम की डेफिनेशन। तो 1 किलोग्राम के बाद अब बच्चों नेक्स्ट डेफिनेशन हम करते हैं 1 सेकंड की। लेकिन सेकंड की बच्चों डेफिनेशन में, ठीक है, टाइम ज्यादा लगेगा, हमें पूरा बोर्ड चाहिए होगा, तो उससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, दैट इज 1 एम्पियर करंट की। उसके बाद हम सेकंड को डिफाइन करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे उसको सेकंड को डिफाइन करने के लिए इसको रफ करना पड़ेगा, उसकी एक्सप्लेनेशन इससे ज्यादा होने वाली है। तो पहले हम डिफाइन करते हैं 1 एम्पियर को। तो पहले करते हैं करंट को 1 एम्पियर। चलिए ध्यान से देखिए 1 एम्पियर क्या होता है। तो 1 एम्पियर देखो कितना करंट होता है। अभी देखो आप जब क्लास 12 में स्टडी करोगे तो आप क्या पढ़ोगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, है ना, मैग्नेटिज्म पढ़ोगे। और मैग्नेटिज्म में आप ये डेरिवेशन भी करते हो, जो हम बताने वाले हैं कि जब वायर में करंट बहता है तो एक दूसरे पर वो मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं। तो ये हम 12th क्लास में स्टडी करते हैं। यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन देखते हैं। तो अगर देखो हमारे पास 2 वायर है और इनका जो क्रॉस सेक्शन मतलब इनकी मोटाई ना के बराबर, जो एरिया है नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल, ठीक है, 2 वायर ले ली हमने, नेग्लिजिबल एरिया के, ठीक है। इनफाइनाइट इसकी लेंथ, नीचे भी इनफाइनाइट है, ऊपर भी, इसका मतलब डैश मैंने लगाया, इसका मतलब इनफाइनाइट जा रहा है ऊपर नीचे। इनमें अगर देखो सेम डायरेक्शन में करंट बहता है, सेम करंट हम बहा रहे हैं, अगर सेम डायरेक्शन में करंट बहेगा तो ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मतलब एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट बहता है तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को, है ना, दूर भगाते हैं, रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो इनमें अगर सेम डायरेक्शन में करंट बह रहा है तो करंट को कम ज्यादा करने से इनके बीच में लगने वाला फोर्स कम ज्यादा होता है। तो करंट की अगर हम एक पर्टिकुलर वैल्यू लें ताकि इनके बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो फोर्स कितना हो जाए, वो फोर्स हो जाए 2 × 10⁻⁷ न्यूटन इन 1 मीटर ऑफ लेंथ, 1 यूनिट लेंथ, ठीक है। जैसे मैंने देखा ये रोड इस पर अट्रैक्शन का फोर्स लगा रही है, तो 1 यूनिट लेंथ पे देखा, 1 यूनिट लेंथ पर कि 1 यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लग रहा है। तो 1 यूनिट लेंथ पर, या 1 यूनिट क्या मीटर मान सकता है ऐसा यूनिट, तो 1 मीटर लेंथ पर लगने वाला फोर्स होगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। इसी तरीके से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, ये रॉड भी इसकी 1 यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लगा रही होगी, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। अगर इस फोर्स से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं तो इस समय पर जो इनमें करंट बह रहा होगा वो होगा बच्चों 1 एम्पियर करंट। 1 एम्पियर करंट इज दैट कांस्टेंट करंट which when flowing in 2 wire of infinite length having negligible cross section, ठीक है, would produce a force between them 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। 2 × 10⁻, अभी फोर्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, फोर्स की टेंशन आप छोड़ दो आने वाले चैप्टर्स में ना। तो अगर हमारे पास 2 वायर में जो इनफाइनाइट लेंथ है जिसका एरिया कितना है, नेग्लिजिबल है, उसमें इतना करंट बह रहा है, सेम करंट बह रहा है सेम डायरेक्शन में, ताकि वो अट्रैक्शन का फोर्स कितना लगा रहे हैं 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, उस समय पर जो करंट होगा वो 1 एम्पियर होगा, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं 1 एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट, which when flowing in 2 wires of infinite length and negligible cross section, ठीक है। 1 एम्पियर is that constant current which when flowing in 2 wire of infinite length and negligible cross section would produce a force between them equal to 2 × 10⁻⁷ per unit length, per मीटर, per unit
लेंथ। आई बात समझ में? तो जल्दी इसको नोट करिए, आगे करते हैं डिफाइन 1 सेकंड को। यस, देखते हैं बच्चों फोर्थ डेफिनेशन, दैट इज 1 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड। बच्चों 1 सेकंड की डेफिनेशन को सीजियम 133 एटम के बेसिस पर डिफाइन किया गया। ध्यान से देखेंगे, सीजियम 133। बच्चों ये 133 का मतलब होता है, क्योंकि देखो कोई भी जो एलिमेंट पाया जाता है नेचर में, ठीक है, तो कई बार कई एलिमेंट्स के क्या पाए जाते हैं, आइसोटोप पाए जाते हैं। मतलब एलिमेंट तो सेम रहता है, उसके कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो उन आइसोटोप्स को बच्चों उनको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। और आइसोटोप्स में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी तरीके से एक आइसोटोप क्या है, सीजियम 133। तो हमें सीजियम का कौन सा आइसोटोप लेना है, 133। सीजियम 133 आइसोटोप में बच्चों 55 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 55 प्रोटॉन होते हैं। याद रखें, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 55 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं, ठीक है, तो सीजियम का न्यूक्लियस बीच में आ जाएगा, ये न्यूक्लियस हो गया। इसके चारों तरफ बच्चों ये शेल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 बच्चों शुरू के 5 सेल में 1 2 3 4 5 शुरू के 5 सेल में 54 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। उनसे हमें कोई मतलब नहीं, हमें वो लास्ट वाला 55 वाला इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कारण है हमारी 1 सेकंड की डेफिनेशन का। ठीक है, और लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन आता है छठे सेल में आता है ये। ठीक है, ये काफी आप डिटेल में पढ़ने वाले हो, सेल क्या होता है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन सेल में भरे जाते हैं, केमिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, हमें सिर्फ डेफिनेशन को समझना है 1 सेकंड को, वही समझाने की मैं यहाँ कोशिश आपको कर रहा हूँ। तो बच्चों छठे सेल में हमारा एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, लास्ट वो 55th इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखो हर एटम में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को नेचर ने कुछ फिक्स एनर्जी दी है, नेचर ने कुछ फिक्स एनर्जी दी है। और अगर उन इलेक्ट्रॉन्स के पास वही एनर्जी है जो नेचर ने उनको दी हुई है ना, ऊपर वाले ने उसको जो एनर्जी दी हुई है, उनके पास वही एनर्जी है, तो वो कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में। तो अभी मान लेते हैं ये इनिशियली कहाँ है, अपने ग्राउंड स्टेट में। एनर्जी स्टेट क्या कहलाती है, ग्राउंड स्टेट। अब हर एक इलेक्ट्रॉन की ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी मान लो, अगर हम इसको एनर्जी दे तो इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, तो एनर्जी बढ़ जाती है तो ऊपर कुछ एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं, कुछ एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं, ये लिख ली मैंने, एक्साइटेड स्टेट। अब इसको एनर्जी देने के तरीके क्या है, आप इसको हीट कर सकते हो, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से हीट कर सकते हो, इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल सकते हो। ठीक है, तो ये सभी तरीके हैं इसको एनर्जी देने के। आई बात समझ में? चलिए, तो मान लेते हैं हम इसको कंटिन्यूअसली हीट कर रहे हैं, हमने इसको हीट किया है ना, ये हमने इस पर रेडिएशन डाली, तो हीटिंग के कारण क्या होगा बच्चों, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, ये वाइब्रेट इस तरीके से ये वाइब्रेशंस करने शुरू कर देगा इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और एनर्जी बढ़ जाएगी। तो उसकी एनर्जी अब ग्राउंड स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगी। ठीक है, जब बच्चों किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है, वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, तो वो फिर एकदम से उस एनर्जी को रिलीज कर देता है ना, रेडिएशन की फॉर्म में, हीट रेडिएशन की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में क्या कर देता है, उस एनर्जी को रिलीज कर देता है, लाइट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। ठीक है, तो इस एनर्जी को ये रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज करता है और फिर से अपनी नीचे वाली स्टेट में आ जाता है, कम एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। ठीक है, अगर इसको फिर से एनर्जी ना दी जाए तो और एनर्जी रिलीज करके धीरे धीरे ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाता है, कई बार सीधा ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाता है। तो अगर हम इसको कंटिन्यूअसली एनर्जी देते हैं तो पहले ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, फिर एनर्जी रिलीज करता है, रेडिएशन रिलीज करेगा इस तरीके से, और अपनी नीचे की एनर्जी कम एक्साइटेड स्टेट में, ये कहलाती है हाइपर फाइन लेवल्स। जो डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट होती है इनको बोलते हैं हाइपर फाइन एनर्जी लेवल या हाइपर फाइन लेवल्स। आई बात समझ में? तो ये एनर्जी को रिलीज करेगा, रेडिएशन को रिलीज करेगा, कम एनर्जी वाली स्टेट में आ जाएगा, फिर से इसको हीट एनर्जी दोगे, ये हाई एनर्जी वाली स्टेट में पहुंच जाएगा, फिर से रेडिएशन को रिलीज करेगा, कम एनर्जी वाली स्टेट में आ जाएगा। तो अगर हम इसको एनर्जी देते रहते हैं किसी भी तरीके से, है ना, तो ये क्या करता है बच्चों, वाइब्रेशन करता है, ये अपनी हाइपरफाइन लेवल्स के बीच में वाइब्रेशन करता है। तो ये किसी भी दो हाइपरफाइन लेवल में वाइब्रेशन करे, या तो ये ज्यादा और ज्यादा ऊपर एक्साइटेड एनर्जी में चला जाए फिर नीचे आए, ठीक है, या फिर यहां से यहां पे आए।
लेकिन जो वाइब्रेशन बड़ी हो या छोटी हो, वाइब्रेशन का जो टाइम होता है वो समान होता है। आई बात समझ में आपको ये? ठीक है, आप आगे पढ़ने वाले हो, जैसे पेंडुलम होती है ना, पेंडुलम को आप यहां से छोड़ो तो ये इस तरीके से घूम कर आएगी, यहां से छोड़ो तब भी घूम कर आएगी, लेकिन टाइम बराबर रहेगा। जब ऊपर से छोड़ोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, नीचे से छोड़ोगे तो स्पीड कम होगी। तो जो वाइब्रेशन होते हैं, ऑसिलेशन होते हैं, इनका टाइम चेंज नहीं होता है ना, किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में। आई बात समझ में? चलिए, अब मेरे ख्याल से आप काबिल हो चुके हो डेफिनेशन को समझने के लिए। अब ध्यान से देखो, तो अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है सीजियम का, ठीक है, और इसको हमने एनर्जी दी है और ये वाइब्रेशन कर रहा है, ठीक है, वाइब्रेशन का टाइम सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है, चाहे कोई भी दो एनर्जी लेवल्स में वाइब्रेशन करे, हाइपरफाइन लेवल्स में इसका टाइम चेंज नहीं होता है। आएगा समझ बच्चों? तो जब ये वाइब्रेशन कर रहा है और ये कितनी वाइब्रेशन कर ले, 9,192,631,770, लगभग 9 अरब। तो जब ये 9 अरब वाइब्रेशन कर लेता है अपनी दो हाइपरफाइन एनर्जी लेवल्स में, उस समय को हम क्या बोलते हैं, 1 सेकंड बोलते हैं। आई बात समझ में बच्चों आपको, कि जब हम सीजियम के एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको एनर्जी देते हैं, तो सबसे पहले एनर्जी किसको मिलेगी, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, है ना, जो लास्ट सबसे बाहर वाले शेल में होगा, तो वाइब्रेशन करने लगता है अपनी हाइपरफाइन एनर्जी लेवल्स में और रेडिएशन को कंटिन्यूअसली निकालता रहता है। ठीक है, क्या करेगा भाई, जब नीचे की तरफ आएगा एक वाइब्रेशन में एक रेडिएशन को इमिट करेगा, एनर्जी रेडिएशन को अपने अंदर से एनर्जी निकालता रहता है। ठीक है, तो वो जब इतनी एनर्जी रेडिएशन को निकाल देता है, कितनी एनर्जी रेडिएशन को निकाल देता है, कि जो एनर्जी रेडिएशन इतने वाइब्रेशंस में निकलती है, 9192, 9 अरब से ज्यादा हो जाएगा नंबर, 9192,631,770। ठीक है, तो 9 कितने हो गए, 9192,631,770। जब इतनी वाइब्रेशन वो कर लेता है, उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी रेडिएशन वो बाहर निकाल देता है, इतनी रेडिएशन को इमिट कर देता है, उस समय को हम बोलते हैं 1 सेकंड। ठीक है, तो 1 सेकंड क्या होता है, 1 सेकंड, इसमें डेफिनेशन लिखता हूं 1 सेकंड की। दिस सेकंड किस तरीके से डिफाइन होता है, द सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9192,631,770 वाइब्रेशन करस्पॉन्डिंग, ध्यान सुनिए, अभी दोबारा एक्सप्लेन करूंगा मैं इसको। करस्पॉन्डिंग 1 सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9192,631,770 वाइब्रेशन करस्पॉन्डिंग टू द रेडिएशन in the transition between two hyperfine energy levels of cesium-133 atom। ठीक है, तो 1 सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9192,631,770 वाइब्रेशन करस्पॉन्डिंग टू द रेडिएशन इन द ट्रांजिशन बिटवीन द टू हाइपरफाइन एनर्जी लेवल ऑफ cesium-133 एटम। ठीक है, तो जब cesium-133 एटम का इलेक्ट्रॉन इतनी वाइब्रेशंस के बराबर एनर्जी को, रेडिएशन इतनी वाइब्रेशन के बराबर है ना, इतनी वाइब्रेशन के बराबर की एनर्जी क्या कर देता है, रेडिएट कर देता है। ठीक है, उस समय को हम क्या बोलते हैं, उस समय को बोलते हैं बच्चों 1 सेकंड। मेरे ख्याल से डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी, जल्दी इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे की बेसिक यूनिट्स की डेफिनेशन हमारी 3 डेफिनेशन रह गई हैं। एक टेम्परेचर की, दैट इज केल्विन की डेफिनेशन रह गई है, और दूसरा बच्चों हमारी मोल की डेफिनेशन रह गई है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और तीसरा में कैंडेला की डेफिनेशन रह गई है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत अधिक हो रही है तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करिए। और अगर ये सभी डेफिनेशन आपको समझ में आई हो, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।